नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार। कल हम मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ रहे हैं बिंदुसार के बारे में। 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, यानी बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। 298 ईस्वी पूर्व के साम्राज्य उत्तराधिकारी बना। इसे यूनानी लेखक अमित्रोचेड्रस कहते थे। इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए आप कि यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को किस नाम से पुकारते थे या क्या कहते थे? अमित्रोचेड्रस कहते थे। अमित्रोचेड्रस। 1 नंबर का प्रश्न आता है। स्ट्रेबो ने बिंदुसार को एलिट्रोकेडस का, प्लिट ने बिंदुसार को अमित्रघात, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है ये। अतः शत्रुओं का वध करने वाला बताया। अमित्रघात का मतलब क्या बताया? शत्रुओं का वध करने वाला। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए शत्रुओं को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा। कहने का मतलब उसका विनाश नहीं होने दिया, बल्कि साम्राज्य को आगे बढ़ाने का उसने बिंदुसार ने प्रयास किया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ये ध्यान में रखिएगा। और यूनानी लेखकों ने उन्हें अमित्रोचेड्रस कहा। स्ट्रैबो ने बिंदुसार को एलिट्रोकेडस का और प्लिट ने अमित्रघात के नाम से पुकारा। दियावदान में बिंदुसार के समय में तक्षशिला व 2 विद्रोह का वर्णन है। दियावदान ग्रंथ है जिसमें बिंदुसार के समय जो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए तो उसका वर्णन इसमें मिलता है। इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक फिर सुसीम को भेजा था। यानी नियंत्रण करने के लिए, इस विद्रोह को नियंत्रण करने के लिए पहले अशोक को भेजा, फिर सुसीम को भेजा। स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स नाम के राजदूत को भेजा था। यह भी ध्यान रखना है आपको कि बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस ने किसको राजदूत बना करके बिंदुसार दरबार में भेजा, तो उसका नाम था डायमेक्स। राजदूत भेजा। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा यानी शराब, सूखे अंजीर, एक दाशनी भेजने की प्रार्थना की है। बिंदुसार ने कहा भाई आप एक मतलब मदिरा भेजें, सूखे अंजीर भेजें और एक दाशनी भेजें, ऐसी प्रार्थना याचना की थी कि वे आप इस प्रकार भेजें। बिंदुसार के समय में ही मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, टॉलमी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, मिस्र का राजा था फिलाडेल्फस, जिसे टॉलमी द्वितीय कहा जाता है, ने पाटलिपुत्र में डायोनिसिस नाम के राजदूत को भेजा था। यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई बिंदुसार के समय में वहाँ का राजा कौन था? फिलाडेल्फस, जिसे टॉलमी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और पाटलिपुत्र में डायोनिसिस नाम के राजदूत को भी भेजा। तो कहाँ भेजा था? पाटलिपुत्र में भेजा था बिंदुसार के समय। अब आगे अशोक। अशोक का जो शासन काल है 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व, यानी 232 से लेकर के 273 ईस्वी तक। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। बिंदुसार का ही पुत्र था ये अशोक, जो उनकी मृत्यु के उपरांत मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। करीब 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्य अभिषेक, सत्ता की प्राप्ति के लिए काफी संघर्ष हुआ भाइयों के मध्य। तो 4 वर्ष तक उन्होंने सत्ता संघर्ष किया। अशोक का विधि राज्य अभिषेक करीब 269 ईस्वी पूर्व। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? 229 ईस्वी पूर्व बता। वैसे तो अशोक 273 ईस्वी पूर्व में मगध का राज सिंहासन पर बैठ चुका था। अभिलेखों में यानी कई अशोक ने अभिलेख भी लिखवाए थे।
अभिलेखों में अशोको देवानाम पीरिये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। अभिलेखों में अशोको देवानाम पीरिये देवनापीर्य दर्शी एवं राजा के संबोधन से संबोधित किया था। तो प्रश्न बनता है यहाँ पे कि अशोक के अभिलेखों यानी अभिलेखों में अशोक को किन किन नामों से या उपाधि नाम से जाना जाता था। तो देवानाम पीरिये देवनापीर्य दर्शी एवं राजा के संबोधित किया, यानी राजा भी कहा जाता था। तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये जानकारी किस में मिलती है कि भाई अशोक को देवानाम पीरिय देव पीरिय दर्शी भी कहा जाता है, इसका इस नाम से संबोधित किया जाता है, इसकी जानकारी किस में मिलती है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। तो सर्वप्रथम मस्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है, यानी मस्की अभिलेख उसमें अशोक नाम मिलता है। तो प्रश्न ऐसा भी आता है कि किस अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। तो मस्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। गुर्जरा लेख में भी इसका नाम अशोक ही मिलता है, गुर्जरा और मस्की गुर्जरा अशोक मिलता है। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर एवं खोतान क्षेत्र के अन्य भागों में विजित कर मौर्य साम्राज्य में मिलाया। अशोक के प्राय सभी अभिलेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़ एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। यानी अशोक के कई अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि भाई उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। अशोक ने काफ़ी साम्राज्य का विस्तार किया था। तो यहाँ पर देखो, इसमें प्रश्न आता है अशोक का साम्राज्य विस्तार के बारे में बताइए कि भाई अशोक का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसका उल्लेख करें। तो उसका साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। कल्हण की राज तरंगिनी के अनुसार, अब कल्हण की राज तरंगिनी प्रश्न आता है, राज तरंगिनी की रचना किसने की? कल्हण। तो कल्हण की राज तरंगिनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें यह भी मिलता है, प्रश्न यहाँ पे ऐसे बनता है कभी राज तरंगिनी की रचना किसने की? तो राज तरंगिनी की रचना जो है कल्हण ने की। और इसमें श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? राज तरंगिनी में मिलती है। और राज तरंगिनी की रचना किसने की थी? तो अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की तथा नेपाल में ललित पत्तन नगर बसाया था। यह भी ध्यान में रखना है कि भाई नेपाल में ललित पत्तन नगर जो है ये किसने बसाया? तो ये अकबर ने अशोक ने बसाया था। ये एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से नई दिशा दी। वे अत्यधिक व्यापक दृष्टि से युक्त व्यक्तित्व था। उसने तत्कालीन समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। उसका धर्म वे अन्य नीतियाँ आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी तत्कालीन समय थी, यानी कि आज भी अशोक के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं। जितने उस समय जो कार्य होता था उसी प्रकार आज भी होता है, यानी उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। जितनी तत्कालीन समय थी वह सार्वजनिक, सार्वभौमिक व सार्वयुगीन है, जो एक अकेले राष्ट्र की धरोहर नहीं हो सकती, यानी किसी एक राष्ट्र की धरोहर नहीं है, सभी की संपूर्ण विश्व धरोहर है, यानी सभी पूरे विश्व की धरोहर के रूप में माना। ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में हम अशोक को महान कहते हैं। प्रश्न यहाँ पे बनता है कि भाई अशोक को महान क्यों कहा जाता है? तो अशोक महान इसलिए कहा जाता है कि उनको गुणों को देखते हुए उसमें हर प्रकार से ये गुण थे, ऐसे गुण थे जो सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक है, जो एक अकेले राष्ट्र की धरोहर नहीं हो सकती, संपूर्ण विश्व को धरोहर है। ऐसी नीतियों का प्रवर्तक होने के कारण, उनके गुणों के कारण सबको समान दृष्टि से माना, सबको समान दर्जा, न्याय, अधिकार दिलाना, इस प्रकार गुण होने के कारण, उसके प्रासंगिक कार्य होने के कारण अशोक को महान कहते हैं। प्रश्न आता है ये, इसका ध्यान रखें, कॉपी के अंदर आप नोट कर लेना। आगे अशोक ने पितृवत शासन का सिद्धांत दिया तथा लोक कल्याण को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया। यानी अशोक ने बहुत अच्छे अच्छे साम्राज्य विस्तार के लिए कार्य किए थे, पितृवत शासन का सिद्धांत अपनाया था और लोक कल्याण राज्य सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया कि लोक कल्याण यानी लोगों के कल्याण के ध्यान में रखते हुए ऐसा उद्देश्य बनाकर उन्होंने कार्य किया, शासन किया था।
कौटिल्य के लोक कल्याण के आदर्श को आत्मसात किया, वृक्षारोपण, कृषि सिंचाई। कौटिल्य ने काफ़ी उनके आदर्शों को बताया है, लिखा है। अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने, जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। वर्षारोपण, कृषि सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, जैसे सार्वजनिक का मतलब सबके लिए काम आने के लिए स्थान, कुएं, सराय आदि के कार्य करवाए। जो जानकारी मिलती है, अशोक ने सभी कार्य करवाए थे। ये संपूर्ण जानकारी जो है अशोक की जो जानकारी है वो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है उसमें हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। इनसे रोजगार सुधार हुआ, आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार हुआ एवं राज्य को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाया, जो आज भी प्रासंगिक है। यानी हर प्रकार कार्य में, सामाजिक में, आर्थिक में एक मजबूत आधार बनाए, जो आज भी उसके प्रासंगिक यानी कि चलने वाले जो कार्य हैं, आज जो काम कर रहे हैं उनके प्रासंगिक, उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं और कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अशोक नहीं है, कार्य किया तो आज उनको भूल गए, ऐसी बात नहीं, बल्कि उनके बताए हुए मार्गों पर लोग आज भी अनुसरण करते हैं। अशोक ने धर्म का प्रतिपादन करके राजा, प्रजा एवं नौकरशाही हेतु संविधा तैयार की। संविधा का मतलब होता है नियमावली बनाई, तैयार की, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकता विकास को बढ़ावा दिया, जिसमें अंतर संबंध में प्रागट्यता आई। इसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण, इनका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण करना था कि भाई वो यह चाहते थे जितना हो सके अच्छा राष्ट्र का निर्माण किया जाए, ऐसा उनका उद्देश्य था। अशोक एकमात्र ऐतिहासिक शासक हुए जिसने प्रजा से प्रत्येक संपर्क, यानी प्रजा से वो बीच में जाते थे, उनसे संपर्क करते थे, बातचीत करते थे, उनसे प्रस्ताव आदि लेते थे, विचार विमर्श करते थे। इस हेतु अशोक ने धम्म यात्रा की, प्रति वेद आदि अधिकारियों की नियुक्तियां भी की। बौद्धिक संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए उसने समाज के कमजोर वर्गों को गतिशीलता प्रदान की, कृषि भूमि का विस्तार किया तथा युद्ध बंदियों आदि को वनों में खानों में लगा दिया। यानी कृषि में विस्तार किया, युद्ध बंदी जो थे उनको वनों में खानों में काम में लगा दिया जाता था। वे एकमात्र ऐसे शासक जिन्हें प्रजा के आध्यात्मिक व नैतिक उत्थान के साथ साथ उत्पादन शक्तियों पर भी ध्यान दिया, नैतिकता के साथ ध्यान दिया और उत्पादन शक्तियों पर भी उन्होंने ध्यान दिया। अशोक ने ग्रामीण विकास को ध्येय बनाया तथा इस पर अधिक ध्यान दिया। अशोक ने साम्राज्य में 24,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये मोस्ट है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। 24,000 स्तूपों का निर्माण किसने कराया? अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो 84,000, सॉरी मैंने 24 बोल दिया था, फिर इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। राजस्व राजस्व का पुनर्वितरण सार्वजनिक, जो राजस्व प्राप्त होता था उसका पुनर्वितरण सार्वजनिक हित व लोकानुरंजन के कार्य में लगाया। यानी जनता के हित के लिए कार्य या सार्वजनिक हित के लिए जो कार्य होते हैं उनके अंदर वो राजस्व लगाया था तथा अर्थव्यवस्था की तीव्रता व गति दी। इन कार्यों का फलस्वरूप आम जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई, यानी जो साधन जो लोग थे वो भी आसानी से उनका सदुपयोग करते थे। अशोक ने वैदेशिक नीति अशोक ने वैदेशिक नीति का समसामयिक बना दिया तथा तत्कालीन सम्राटों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए एवं उच्च स्तरीय धम्म आयोग भेजे। धम्म आयोग का मतलब धार्मिक कार्य के लिए तथा उचित आर्थिक सामाजिक विकास के लिए आयोग भेजे, जिससे अंतर संबंधों की स्थापना हुई। अशोक ने संपूर्ण विषय को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। ये अशोक की गुण है, विशेषता के बारे में बताया जा रही है। आप प्रश्न ध्यान रखें, अशोक के गुणों के बारे में उल्लेख कीजिए। तो अशोक ने संपूर्ण विषय में धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया, सभी धर्मों का समान महत्व आदर प्रदान करने पर बल दिया तथा जनता पर धर्म को बलात् नहीं थोपा कि भाई जनता ये नहीं कहा कि भाई आपको ये धर्म मानना ही होगा, किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला। एक धर्म के भाषा प्रयोग लिपि का अनुसरण कर संपूर्ण भारतवर्ष का एकीकरण किया। समान नागरिक संहिता में दंड संहिता का क्रियान्वयन कर सामाजिक न्याय व कानून शासन की स्थापना की। विभिन्न वर्गों में धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया कि सभी भाईचारे के साथ रहें, प्रेम भाव से रहें, ऐसे संबंध स्थापित किया। विभिन्न वर्गों
वे धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया, जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था तथा राज्य की प्रगति हेतु नितांत आवश्यक। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है कि कलिंग पर आक्रमण अशोक ने कब किया। तो 261 ईस्वी पूरे किया था। इसका उल्लेख ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष में हुआ, 8वें वर्ष में लगभग ये आक्रमण किया था। हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है ये कलिंग का युद्ध, जो 261 ईस्वी पूरे कलिंग का आक्रमण किया था। जो इसका उल्लेख किसमें मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख है, इसमें भी ये जानकारी मिलती है। संभवतः कलिंग पर नंदराज नाम का एक राजा शासन करता था, ये भी जानकारी मिलती है। जो जिस हाथी गुफा अभिलेख में कि उस समय जो कलिंग पर आक्रमण किया था, उसमें वहाँ का शासक कौन था, नंदराज। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी, ये भी ध्यान रखें। जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईस्वी पूर्व, तो वहाँ कौन सा शासक था, नंदराज नाम का शासक था। उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली। अशोक संपूर्ण बात को एक सूत्र में बांधना चाहता कि सभी न्याय व्यवस्था समान रूप से हो, संविदा हो, सभी सौहार्द की भावना से रहे, प्रेम भाव से रहे, इस प्रकार के एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। कलिंग हाथियों तो बहुत प्रसिद्ध होने एवं व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। हाथियों के लिए प्रसिद्ध था कलिंग, और व्यापार व्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था कलिंग। समुद्र के किनारे होने के कारण विदेशी व्यापार की दृष्टि इसका महत्व था। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। कहा जाता है कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था, इसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 यानी 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। इस भीषण साहस से अशोक का मन द्रवित हो गया, बहुत दुखी हुआ था, बहुत ही द्रवित हो गया था तथा उसने भविष्य में युद्ध का नीति का त्याग करने की घोषणा की। उसने इस प्रकार के ये युद्ध में नरसंहार देखा तो उनका मन बहुत ही दुखी हुआ, तो उसने ये युद्ध नीति की जो भावना थी, उसने त्याग करने की घोषणा की। अब अशोक ने भैरी घोष को त्याग कर धर्म घोष अपना लिया, यानी अच्छे व्यवहार, अच्छा आचरण, धर्म आधार पर चलना, समान दृष्टि से मानना, युद्ध नहीं करना, इस मार्ग पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। अशोक के बाद जालोक, कुणाल, दशरथ, संपत्ति, शालीशुल्क, कुणाल, दशरथ, संपत्ति, शालीशुल्क और देववर्मन आदि शासकों ने शासन, यानी अशोक के बाद इतने शासक आए, जालोक है, कुणाल है, दशरथ है, संपत्ति है, शालीशुक है, देववर्मन आदि शासकों ने शासन किया। प्रियदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था। ये आप याद रखोगे यहाँ पे विशेष तौर से कि अंतिम शासक कौन था, प्रियदर्थ था। प्रियदर्थ के सेनापति पुष्यमित्र, ये भी नाम ध्यान में रखना। प्रियदर्थ का सेनापति था जिसका नाम पुष्यमित्र था। 184 ईस्वी पूर्व उसकी हत्या कर एक नए शुंग साम्राज्य की नींव रखी। बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न मंत्र देखो कितने ध्यान रखें। एक तो नंबर 1 प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बनता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो प्रियदर्थ था। और प्रियदर्थ को हत्या करने वाला कौन था, उसका ही सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कब की, 184 पूरे में की थी। और ये जो उसकी हत्या करने के बाद अंतिम मौर्य साम्राज्य की जो प्रियदर्थ के हत्या करने के बाद पुष्यमित्र ने कौन से वंश या कौन से साम्राज्य स्थापना की, तो शुंग साम्राज्य की नींव रखी थी। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे अशोक का दम। तो बच्चों इसमें जो आज पढ़ा है इसका विषय तौर से आप अच्छी तरह से प्रश्न को नोट करें, और ये जो वीडियो बनाए ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे शेयर करें, लिंक करें। ये जो यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और आपके कोई और भी बंधु साथी है जो कहीं अध्ययन कर रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो का लिंक भेजें ताकि वो भी इसका अध्ययन कर सकें। इनमें